आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लॉगिन एपीआईज इंटीग्रेट करेंगे। बेसिकली हमने लॉगिन फॉर्म तो बना लिया था। लॉगिन फॉर्म बनाना तो सिंपल ही है, टेलविन सीएसएस यूज करके रिएक्ट यूज करके बना लिया हमने। बट एक रिएक्ट प्रोजेक्ट में लॉगिन फॉर्म को बैकएंड के साथ कैसे कनेक्ट करें, यूजर नेम पासवर्ड भेजेंगे, उधर से टोकन आएगा, उस टोकन को रिटर्न करेंगे, कुछ कुछ कहानी, तो पूरा लॉगिन का फ्लो कैसे चलता है, लॉगिन का भी साइन अप का भी ऑथेंटिकेशन फ्लो जिसको बोलते हैं वो पढ़ेंगे हम। तो हमने ये, मैं स्क्रीन शेयर शुरू करता हूँ। ये लॉगिन फॉर्म हमने बनाया था, थोड़ा सा रंग बिरंगा बना रखा है, थोड़ा इसको ठीक कर लेता हूँ मैं, 2 सेकंड लगेंगे। उसके बाद हम इस पे एपीआई इंटीग्रेशन शुरू करते हैं, थोड़ा सा फ्लो समझते हैं कि कैसे काम करता है। इसको फैंसी इनपुट फॉर्म में इनपुट कर दूँ ताकि ये थोड़ा ठीक लगे। एंड सेकेंड थिंग इज ऊपर की सर्च बार हटा देता हूँ बस, उसके बाद आगे काम करना शुरू करते हैं। सो आवर लॉगिन पेज इज रेडी। ठीक है, थोड़ा सा एक छोटा सा चेंज हुआ था कि हमने बॉर्डर की विड्थ बहुत बढ़ा रखी थी कुछ डेमो के लिए, वो भी मैंने कम कर दी। बॉर्डर वन नहीं होता, बॉर्डर होता है 1 पिक्सल के लिए। ठीक, तो वी हैव आवर लॉगिन फॉर्म रेडी। अब इस पर हमें फर्दर काम करना शुरू करना है। अब बिफोर वी स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट, थोड़ी सी इसकी पीछे की थ्योरी समझ लेते हैं कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो है कि HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। इसका क्या मतलब है इस बात का? स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब है गजनी, जो भी स्पेलिंग थी, जो वो आमिर खान वाली गजनी। कहानी ये है कि कुछ भी याद नहीं रहता HTTP को। मतलब ये है, जब भी कोई, आपने एक रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे, जब आप सर्वर को अगली रिक्वेस्ट भेजोगे तो सर्वर को ये नहीं पता होगा कि ये वही बंदा है जिसने पिछली रिक्वेस्ट भेजी थी। ठीक है, तो ऐसे समझो इसको, बल्कि अभी गजनी पे भी आते हैं। उससे पहले समझो एक स्टेटलेस और स्टेटफुल। एक अच्छा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। स्टेटलेस इज लाइक पोस्टमैन को के थ्रू जो हम लेटर्स भेजते थे ना, चिट्ठियां भेजते थे, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, वो वाली चिट्ठी। तो लेटर्स इज स्टेटलेस एंड फोन कॉल इज स्टेटफुल। ठीक है, अब ऐसे समझो, आपको, जब आप किसी को आपने फोन किया, अब आप 1 घंटे बात करो, 2 घंटे बात करो, 10 घंटे बात करो, आपने इधर से कुछ बोला, सामने वाले ने उसका जवाब दिया, फिर आपने फिर इधर से कुछ बोला, सामने वाले ने फिर उधर से जवाब दिया। इस सारी प्रोसेस में आप ऐसे नहीं करते ना कि आपने इधर से बोला कि हेलो मैं प्रशांत बोल रहा हूँ और क्या कर रहे हो आजकल, सामने वाला हेलो मैं सुरेश बोल रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। फिर इधर से मैं फिर बताऊंगा हेलो मैं प्रशांत बोल रहा हूँ और मैं भी ठीक हूँ, और कब आ रहे हो देहरादून। फिर अगला बंदा बोलेगा हेलो मैं सुरेश बोल रहा हूँ। हर सेंटेंस से पहले नहीं बताते ना बार बार कि मैं सुरेश हूँ, मैं प्रशांत हूँ, मैं सुरेश हूँ, मैं प्रशांत हूँ। लेटर में करते हो, समझना दोनों का डिफरेंस। आप चिट्ठी भेजते हो तो ऐसा नहीं करते ना कि पहली चिट्ठी में तो लिख के भेज दिया कि आप कौन हो, उधर से आया, इधर से आपने जवाब का जवाब दिया, तो ऐसा थोड़ी ना कि पिछली चिट्ठी में तो बता ही दिया था कि हम कौन है, अब क्या जरूरत है। हर चिट्ठी में आपको लिखना पड़ता है आपका एड्रेस, आप कौन हो, नीचे लिखते हो सदैव आपका, सदैव आपकी, या वट एवर। ठीक है, चिट्ठियां तुमने कभी लिखी नहीं होंगी, तो शायद ना पता हो, बट समझ रहे हो दोनों में। लेकिन भावना तो पता ही है, मूवी तो देखी होंगी जिसमें कबूतर उड़ाते थे चिट्ठियां देके, तो पता तो हो गई कि लेटर्स में, इतना तो समझ रहे होगे, लेटर में हर बार आपको लिख के भेजना पड़ेगा कि आप कौन हो। क्योंकि अगर मेरे पास 4 लोगों की, मान लो जो पहले के ज़माने में जब फ़ोन कॉल नहीं होते थे, तो 4 लोगों से बात चल रही है मान लो मेरी, अब जब चिट्ठी आएगी तो मुझको पता कैसे चलेगा कि ये किस बंदे की है। अब मैंने इधर से जवाब दिया, उधर से फिर रिप्लाई आया, तो एक तो ये है कि मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अच्छा यार, आ, वो जो नई मूवी रिलीज हुई है उसको लेके जो डिस्कशन चल रहा था वो तो इस बंदे से चल रहा था, तो चिट्ठी में मूवी का जिक्र है,
तो शायद वही होगा। वो तो एक अंदाजा लगाने वाली बात होगी, लेकिन कंप्यूटर तो उतना भी स्मार्ट नहीं है कि अंदाजा लगा ले। तो स्टेटलेस का मतलब है जिसमें आपको अपनी पहचान हर बार बतानी पड़े, क्योंकि वो कुछ भी सेव करके नहीं रखता। स्टेटफुल का मतलब है जैसे फोन कॉल है, सवाल जवाब चल रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आप फिलहाल किस के साथ फोन पे हो। आप एक बार में एक ही बंदे के साथ फोन पे हो सकते हो। तो आपको ना वहाँ पे मतलब, तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है स्टेटफुल से कि एक बंदे के साथ हो सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि फोन कॉल पे ना कंटेक्स्ट है, पीछे का आपको पता है कि मेरी किससे बात चल रही है, ये कौन बंदा है। कुछ कुछ बात शायद समझ आएगी। HTTP जो है वो स्टेटलेस है, वो चिट्ठी की तरह है, लेटर्स भेजने की तरह। तो जब आप अपने ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजते हो सर्वर पे, तो उसके लिए हर रिक्वेस्ट एक नई चिट्ठी की तरह है, फोन कॉल की तरह नहीं है, चिट्ठी की तरह। आपको हर रिक्वेस्ट के साथ बताना पड़ेगा आप कौन हो, कुछ भी नहीं याद रख रहता उसे। ठीक है। तो अब ऐसे समझो कि ना, आपने आप गई बुक माई शो पे मूवी बुक करने, टिकट्स बुक करने, ठीक है। वो आपसे पहले पूछेगा कि भाई कहाँ के थिएटर में टिकट बुक करना है, आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, देहरादून में हो। आपने देहरादून अपनी सिटी चूज कर ली, अब वो आपको देहरादून के ही सारे वो दिखाएगा जो भी मूवी थिएटर्स या मल्टीप्लेक्सेस हैं। लेकिन अभी मैंने बोला कि प्रोटोकॉल है स्टेटलेस। स्टेटलेस का मतलब है जैसे जब जब मेरे ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाएगी कि शो मी ऑल द मूवीज, शो मी ऑल द थिएटर्स, ऑल द मल्टीप्लेक्सेस, तो क्या होगा, वो तो भूल जाएगा कि मैं देहरादून से हूँ, उसे तो याद ही नहीं रहेगा। सर्वर को क्या पता, सर्वर को नहीं पता कि ये रिक्वेस्ट, पिछली रिक्वेस्ट जो थी वो भी प्रशांत की थी, ये वाली रिक्वेस्ट भी प्रशांत के ब्राउजर से आई है। मुझे हर रिक्वेस्ट में बताना पड़ेगा कि भैया मैं वही हूँ जिसने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मैं देहरादून से हूँ, तो जरा याद रखो मैं देहरादून से हूँ, मैं फिर से लिख के भेज रहा हूँ कि मैं देहरादून से हूँ। अब मुझे देहरादून में जो मूवी लगी हुई है वो दिखाओ, अब मुझे देहरादून में जो मल्टीप्लेक्सेस हैं वो दिखाओ। हर रिक्वेस्ट के साथ मुझे बार बार बताना पड़ेगा मैं देहरादून से हूँ, मैं देहरादून से हूँ, मैं देहरादून से हूँ। यार ये तो बड़ा एनोइंग हो जाएगा। सोच के देखो, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे, कई वेबसाइट्स पे आप जाते हो, वो आपसे पूछता हो कहाँ, पूछता है सबसे होम पेज पे ही कि अपनी सिटी बताओ, आप बता देते हो देहरादून। अब एक बार तो बता दोगे, अगर वो बार बार ही पूछता रहे, आप एक पेज पे गए, अगले पेज पे फिर गए, उसने फिर पूछा कहाँ से हो, तीसरे पेज पे फिर गए, उसने फिर पूछा कहाँ से हो, आप कहोगे क्या बकवास साइट है। तो बार बार आप तो नहीं बताओ ना, बताना चाहते, बट आपके ब्राउजर को बार बार बताना पड़ेगा। कैसे? ब्राउजर हमसे एक बार पूछेगा, जो हमारा फ्रंट एंड का कोड है वो हमसे एक बार पूछ लेगा, उसे स्टोर करके रख लेगा कि अच्छा ये बंदा देहरादून से है। सर्वर पे उस इंफॉर्मेशन को वो बार बार भेजेगा, क्योंकि सर्वर और कोई चॉइस ही नहीं है। भाई देखो ऐसा समझो, अगर आप मान लो फोन ना हुआ करते, आप चिट्ठियों से बात करा करते, अब आपको हो रहा है इरिटेशन कि यार ना, हर चिट्ठी से पहले अपना एड्रेस लिखो, जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस लिखो। काम की बात इतनी लिखनी नहीं है जितना लंबे लंबे एड्रेस लिखने पड़ रहे हैं, और आ, आपका अपना और फलाना ढिमका वो सब लिखना पड़ रहा है। तो आपने क्या किया, कोई बंदा रख लिया, चिट्ठियां आप लिखते हो, बाकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो हर बार रिपीट होनी है वो ऐड कर देता है। आपकी मेहनत बच गई। लेकिन आपकी मेहनत बच गई है इसका ये मतलब नहीं कि हर चिट्ठी में लिखना नहीं पड़ रहा, लिखना फिर भी पड़ रहा है। आपकी जान बच गई, कोई और फंस गया। सेम काम यहाँ हो रहा है, आपकी जान बच गई, आपको नहीं बताना पड़ रहा बार बार देहरादून देहरादून। मेहनत किसको करनी पड़ रही है, आपके वेबसाइट के फ्रंट एंड के कोड को, उसको बार बार इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ रही है। बल्कि देखेंगे कई बार फ्रंट एंड का कोड भी अपनी जान बचा लेता है। ना यूजर को दोबारा मेहनत करनी, ना फ्रंट एंड के कोड को मेहनत करनी, सारी मेहनत हम ब्राउजर से करवाते हैं। कुकी नाम की कोई चीज होती है, पढ़ेंगे अभी समझ आएगा धीरे धीरे। ठीक है। तो बात समझ आई, हमको अपनी पहचान कि मैं देहरादून से हूँ, कि मैं कौन हूँ। आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो, आप इतने पन्ने पलटते रहते हो, ठीक है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और आप ऑर्डर हिस्ट्री पे गए, आपको अपनी ऑर्डर हिस्ट्री दिखेगी अमेजोन पे। आप गए विश लिस्ट पे, आपने अमेजोन पे अपनी विश लिस्ट बना रखी है, आपको अपनी ही विश लिस्ट दिखेगी।
पर आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ रहा। क्यों नहीं करना पड़ रहा बार बार लॉगिन? भैया HTTP इज स्टेटलेस। तो स्टेटलेस होने की वजह से इंफॉर्मेशन तो बार बार जा रही है, लेकिन आपने एक बार दी वो ब्राउजर में सेव हो गई, ये कहानी हो रही है। ठीक है, ये बात समझ आ गई स्टेटलेस वाली। अब हम थोड़ा सा भी आगे देखेंगे, सेशन आईडी, कुकीज वुकीज, बहुत सारी चीजें। बट अभी इस चीज को हम थोड़ा सा समझना शुरू करते हैं। तो होगा क्या, आपने ना यूजर नेम पासवर्ड, आप लॉगिन करोगे, यूजर नेम पासवर्ड आप डालोगे, सर्वर पे यूजर नेम पासवर्ड जाएगा, सर्वर बता देगा हाँ जी यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है जब हम अगली रिक्वेस्ट भेजेंगे तो सर्वर फिर भूल जाएगा हम कौन है। मैंने बताया ये तो स्टेटलेस है, चिट्ठी है, तो हमको हर रिक्वेस्ट में यूजर नेम पासवर्ड भेजना पड़ेगा इस हिसाब से। तो लॉगिन पेज पे आप गए, आपने यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया, आप लॉगिन हो गए, लेकिन आप किसी दूसरे पन्ने पे जाओगे, वहां का डेटा मंगाओगे, वो डेटा मंगाने के लिए आपको फिर अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। तो या तो फिर से अपना यूजर नेम पासवर्ड भेजो, यूजर नेम पासवर्ड ब्राउजर में सेव हो जाए, जावास्क्रिप्ट हमारा रिएक्ट का कोड सेव कर ले, बार बार सर्वर पे भेजता रहे। लेकिन रिएक्ट का कोड सेव कर लेने में, वो रिएक्ट के कोड में या लोकल स्टोरेज में या कहीं पे भी यूजर नेम पासवर्ड सेव कर लेने में एक बहुत बड़ा रिस्क है। मैंने यूजर नेम पासवर्ड अपना डाला, लॉगिन करा, और वो स्टोर हो गया ताकि वो बार बार भेजा जा सके सर्वर पे। मैं गया थोड़ी देर के लिए इधर उधर, मेरा लैपटॉप खुला हुआ था, कोई आके यूजर नेम पासवर्ड ही देख ले मेरा, लोकल स्टोरेज को ओपन करके। या फिर बार बार रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो तो हर रिक्वेस्ट के साथ यूजर नेम पासवर्ड भेजना वैसे भी रिस्की है। आप HTTPS ही यूज कर रहे हो, HTTP है तो फिर तो बिल्कुल ही रिस्की, कोई बीच में ही आपका यूजर नेम पासवर्ड अगर किसी ने इंटरसेप्ट कर ली रिक्वेस्ट, तो आप यूजर नेम पासवर्ड को बार बार नहीं भेजना चाहते, ना आप स्टोर करके रखना चाहते। ठीक है, क्या करें? देखो, हम अपने दोनों बातों में फर्क समझना। एक तो है कि आपके पास पॉपअप आता है, डू यू वांट टू सेव दिस पासवर्ड, गूगल क्रोम आपका पासवर्ड सेव करके रख लेता है ताकि आपको अगली बार लॉगिन करने में आसानी रहे। या लोग ब्राउजर प्लगइन यूज करते हैं, लास्ट पास, वन पास, बहुत सारे, ताकि पासवर्ड्स याद न रखने पड़े। बट वो चीज वो यूज करते हैं अपने पर्सनल कंप्यूटर पे। अगर आप कॉलेज की लैब का कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो उसमें कभी अपना पासवर्ड सेव तो नहीं करोगे ना, क्योंकि वो तो पब्लिक है, और बहुत सारी बार हम पब्लिक कंप्यूटर्स यूज कर रहे होते हैं। और अपने ब्राउजर में भी आप हर तरह का पासवर्ड नहीं स्टोर करके रखोगे। आप अपने बैंक का पासवर्ड, नेट बैंकिंग का पासवर्ड कभी अपने ब्राउजर में स्टोर करके शायद ना रखना चाहो, उसे शायद आप याद ही रखना चाहो। समझदार हो तो याद रखोगे, सेव करके नहीं रखोगे। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम समझो, वहां तो आपके पास चॉइस है। जो मुझे लगा यार ये तो मेरा कंप्यूटर है, यहाँ पे पासवर्ड, पर्सनल कंप्यूटर है, पासवर्ड सेव कर लेते हैं। और उसमें भी सारे नहीं सेव करते, बैंक बैंक का नहीं सेव करते जो फालतू की साइटों पे हैं, कि बाई चांस किसी मेरे घर में किसी ने पासवर्ड ले भी लिया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, या किसी दोस्त के हाथ भी लग गया है कहीं और भी, तो वैसे पासवर्ड आप सेव कर लोगे। लेकिन लॉगिन करते टाइम तो हर ही तरह का पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा ना। अब अगर वो पासवर्ड स्टेटलेस होने की वजह से बार बार भेजा जा रहा है, हर रिक्वेस्ट के साथ भेजना पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो सेव भी करना पड़ेगा। मैं मान रहा हूं कि आपको बात समझ आ रही होगी। स्टेटलेस की वजह से दिक्कत यह है कि हर छोटी छोटी चीज जो कि मेरी पहचान है, मान लो किसी ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, मैंने बोला देहरादून से है, तो वो सर्वर पर देहरादून जो है वो हर बार भेजना पड़ेगा। या अगर उसने पूछा अपना यूजर नेम पासवर्ड बताओ, लॉगिन करो, तो वो लॉगिन की इन्फॉर्मेशन बार बार भेजनी पड़ेगी। बार बार भेजनी पड़ी है तो उसके लिए लो स्टोर करके रखनी पड़ेगी, तभी तो भेजोगे बार बार। जब ब्राउजर के पास होगी वो इन्फॉर्मेशन तभी तो ब्राउजर या जावास्क्रिप्ट का हमारा, रिएक्ट का हमारा कोड उसे बार बार भेजेगा। लेकिन स्टोर करके रखने में रिस्क है। क्या सॉल्यूशन करें? तो सॉल्यूशन ये होता है, जब हम लॉगिन करते हैं यूजर नेम पासवर्ड, अगर यूजर नेम पासवर्ड एक बार जाता है सर्वर पे बस, अगर सही है, तो उधर से हमारे पास एक टेम्परेरी
पासवर्ड कह लो या टेम्परेरी टोकन कह लो, लॉगिन टोकन, ओथ टोकन बोलते हैं वैसे उसको, जो राइट वर्ड है, एक ओथ टोकन आ जाता है, समझना। यूजर नेम पासवर्ड, मैंने लॉगिन पेज पे गया, मैंने यूजर नेम पासवर्ड एंटर करा। जब यूजर नेम पासवर्ड एंटर करा तो एक एपीआई कॉल हुई। उस एपीआई की रेस्पॉन्स में मेरे पास आ गया ओथ टोकन। ये ओथ टोकन क्या है? ये एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट हुई है। अलग अलग तरह के टोकन अलग तरीके से काम करते हैं, बट ऐसे समझो कि एक बड़ी लंबी चौड़ी सी स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग के बेस पे आ, मुझे सर्वर पहचान लेगा अगर मैं ये स्ट्रिंग उसे भेजूं। समझना ये कैसा है। ये ऐसा है कि मान लो, मान लो कोई रेडियो स्टेशन है, हम वहाँ पे चिट्ठियां भेजते हैं, वो चिट्ठी वाले ज़माने की बात चल रही है। हम वहाँ पे चिट्ठी भेजते हैं, और चिट्ठी भेजते थे कि भैया हमारे हमने गाने की फरमाइश करी है, ये गाना ज़रा आप चला दो। तो वो गाना चलाने से पहले अनाउंस करेगा, इस गाने की फरमाइश की है देहरादून से प्रशांत ने, फिर गाना चलाएगा। लेकिन अब मुझे चिट्ठी में हर बार भेजना पड़ेगा अपना नाम, प्रशांत चौधरी देहरादून। पहले लिखूंगा गाना, कि जो भी मुझे गाना सुनना है, गाने के नीचे लिखूंगा आ, अपना नाम और अपना शहर। अब उन्होंने क्या करा, क्योंकि अब उनकी भी मजबूरी है, अगर मैं नहीं लिखूंगा तो इतनी चिट्ठी आ रही, उनको कैसे पता चलेगा कौन सी चिट्ठी किसने भेजी, राइट, स्टेटलेस। बट उन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला। उन्होंने बोला कि आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, बार बार आपको इतना लिखना पड़ता है, हो सकता है हम उसमें और डिटेल भी भेजते हों। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, हमने जब पहली चिट्ठी भेजी, उस चिट्ठी के रिप्लाई में उन्होंने हमें एक रोल नंबर दे दिया, एक टोकन दे दिया, कि अगली बार से आप पूरी कहानी मत लिखना कि मैं प्रशांत हूँ, मैं देहरादून से हूँ और फलाना, मैं क्या, मेरा प्रोफेशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है। आप बस ये टोकन, हमने आपको एक रोल नंबर टाइप कुछ दे दिया है, आप अगली बार से रोल नंबर भेज देना, बस चिट्ठी में अपना गाना लिखो, नीचे रोल नंबर लिखो। रोल नंबर से ही हम पहचान जाएंगे, क्योंकि हमने अपने पास सेव करके रख लिया कि ये रोल नंबर तो प्रशांत चौधरी देहरादून और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो बस अब इधर से चिट्ठी जाएगी, उनके पास क्या क्या पहुंचेगा, गाने की फरमाइश और तो रोल नंबर। रोल नंबर देखते हुए बोलेंगे अच्छा ये तो वही, अपने डेटाबेस में ढूंढेंगे कि अच्छा इस गाने की फरमाइश की है देहरादून से प्रशांत ने, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ऐसे करके वो आगे गाना सुना देंगे। तो बस समझ आई, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं भेजनी पड़ रही। हमने उनको पहली बार सारी इन्फॉर्मेशन भेजी, लेकिन उन्होंने उधर से हमें एक टोकन दे दिया कि अब आगे से ये टोकन भेजो, ये बार बार पूरी इन्फॉर्मेशन मत भेजो। लिखने का काम बचा, चिट्ठी में जगह कम घिरेगी, कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक, वही काम यहाँ होगा। ठीक है, तो अब जरा इसको देखते हैं कि कैसे काम करेगा। पोस्टमैन, मैंने लॉगिन की पे बनवा तो ली, डेवलपर्स को बोल तो दिया था, लेकिन मुझको ये नहीं पता कि वो क्या क्या इंफॉर्मेशन लेगा। चलो देखते हैं, तुक्का मार के। तो ये मैं यूआरएल तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। इस पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे तो साइन अप हो जाएगा। और देखते हैं अभी, चलो मैं बता रहा हूँ, तुम इसको तो अभी फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड। देखो तुमको क्या करना है, तुमको साइन अप फॉर्म बनाना है। मैं साइन अप फॉर्म नहीं बना रहा, मैं लॉगिन फॉर्म में करके दिखा रहा हूँ। और इस यूआरएल पे, ये यूआरएल मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँ। पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है इस यूआरएल पे। पोस्टमैन से नहीं, पोस्टमैन से किस लिए होता है, टेस्ट करने के लिए होता है। एक्चुअल तो कोड में साइन अप का फॉर्म बनाओगे, मैंने वो ऑलरेडी, हमने ये सब चीज़ें करी रखी हैं। बट अगर नहीं भी अभी पार्ट समझ आ रहा, डोंट वरी, अभी हम आगे मूव कर रहे हैं दूसरे पार्ट पे। इसमें एक की में भेजना है आपको अपना फुल नेम,
ये आप अकाउंट बना रहे हो। एक में भेजना है ईमेल, और एक पासवर्ड। पासवर्ड में मैंने भेज दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड मेरे ख्याल में कंफर्म पासवर्ड भी मांगेगा ये। नहीं, बस ठीक है, 3 इन्फॉर्मेशन भेजो। ये एक अकाउंट बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तो वो तो बस एक बार तुमको अकाउंट बना लेना, ताकि फिर तुम लॉगिन सब अपना अपना अकाउंट बना लेना अपने अपने ईमेल एड्रेस से। अब जब भी लॉगिन करना है तो उसकी एपीआई, जब भी हमने पढ़ा था कि जब भी कोई एपीआई यूज करनी हो तो पहले समझना पड़ता है कि रिक्वेस्ट कौन सी भेजनी है। तो लॉगिन में पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। यूआरएल ये है, एपीआई मैंने लॉगिन के लिए बनवा दिया। लॉगिन माई इजी कार्ट डॉट कोडयोगी डॉट आईओ स्लैश लॉगिन पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। अब अगर मैंने सेंड दबाया तो उधर से एरर आ रहा है, कह रहा है कि भैया ईमेल रिक्वायर्ड है और पासवर्ड रिक्वायर्ड है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन दो तब तो लॉगिन होगा। तो मैं यहाँ पे गया बॉडी में, फॉर्म डेटा, यहाँ मैंने लिखा ईमेल prashant@codeyogi.io, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैंने गलत पासवर्ड भेज दिया, अभी 6 7 लिखा, 8 नहीं लिखा, तो देखो क्या होगा, सेंड इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, एरर आ गया कि जो आपने पासवर्ड यूजर ने भेजा है वो मैच नहीं कर रहा है। मैंने 8 लिखा तो लॉगिन हो गया। अब देखो लॉगिन हुआ तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है। एक तो यूजर का ऑब्जेक्ट आया जिसने लॉगिन करा, प्रशांत चौधरी। ये प्रशांत चौधरी ही लिखा क्यों आया, क्योंकि जब मैंने साइन अप किया था तो इस ईमेल एड्रेस वाले यूजर ने जब साइन अप किया था तो उसने अपना नाम यही बताया था। क्रिएटेड एट अपडेटेड एट, इस यूजर ने कब साइन अप किया, 3 अक्टूबर को साइन अप किया था इसने, ठीक है, 3/10/2022। और ये टाइम है 12 बज के 1 मिनट, लेकिन ये कैसे, मैंने तो 5:30 बजे किया है। ये क्योंकि ये जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम, और हमारा जीएमटी से 5:30 आगे चलता है। तो इसमें 5 घंटे 30 मिनट जोड़ लो तब साइन अप किया है। जीएमटी प्लस 5:30 का भी लिखा सुना होगा आईएसटी टाइम जोन में, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, इससे कोई टेंशन नहीं। ये है वो टोकन, ये है इंपॉर्टेंट चीज, टोकन। ये टोकन हम सेव करके रख लेंगे और हर बार हर रिक्वेस्ट के साथ टोकन भेजेंगे। लॉगिन होने के बाद मुझे इस यूजर की ऑर्डर हिस्ट्री निकालनी है। ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ऑर्डर हिस्ट्री के लिए एपीआई है, मान लो अभी हमने वो वाली एपीआई बनाई नहीं, बट अभी अगली क्लास से पहले वो भी बन जाएगी, क्योंकि पूरा ई कॉमर्स वेबसाइट। अब इसमें मान लो लॉगिन हिस्ट्री की जो एपीआई है वो है, मान लो ऑर्डर्स, इससे आपके सारे पास्ट के ऑर्डर आ जाएंगे, गेट रिक्वेस्ट। अगर आप इस पर एक एरर ऐसे रिक्वेस्ट भेजोगे ना तो एरर आएगा, कहेगा अरे भैया किसके ऑर्डर दूं, मुझे क्या पता। क्योंकि अगेन वो ये नहीं याद रखेगा कि अच्छा अभी अभी तो इस वाले पोस्टमैन से प्रशांत ने लॉगिन किया था तो होना हो ये वही है। सर्वर को नहीं पता कि ये वही कंप्यूटर है, वही पोस्टमैन है, तो इस वाले पोस्टमैन में तो प्रशांत ने लॉगिन किया है, तो यहाँ पे प्रशांत की हिस्ट्री दिखनी है, नहीं। यहाँ पे इस रिक्वेस्ट में प्रशांत को फिर से अपनी इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी, तब प्रशांत की ऑर्डर हिस्ट्री आएगी। लेकिन हम यहाँ पे फिर से यूजर नेम पासवर्ड नहीं भेजेंगे। हमने पहली बार यूजर नेम पासवर्ड भेजा, हमको ये टोकन मिल गया, अब हम ये टोकन भेजेंगे। अब फायदा क्या हो रहा है इससे, ये फायदा हो रहा है कि देखो कुछ तो भेजना था, या तो पासवर्ड भेजते, या टोकन, या तो यूजर नेम पासवर्ड बार बार भेजते या टोकन बार बार भेजते। वही जैसे हम गाने की फरमाइश कर रहे थे, तो या तो मैं अपना नाम, अपना होम टाउन, अपना प्रोफेशन, अपनी सारी इंफॉर्मेशन बार बार भेजूं, या फिर उन्होंने मुझे एक रोल नंबर टाइप, एक टोकन टाइप कुछ दे दिया, वो टोकन बार बार भेजूं। टोकन का क्या फायदा हो रहा है, मेरी सारी इंफॉर्मेशन बार बार पब्लिकली नहीं जा रही, सिक्योरिटी के फायदे हो रहे हैं। और हम आगे देखेंगे कि लॉग आउट करना है, कुछ करना है, देखेंगे एक डिवाइस से लॉग आउट करो सब डिवाइस से लॉग आउट हो जाए। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजर ने पासवर्ड स्टोर करके रखना और बार बार भेजना सही नहीं है। ये जो टोकन है
ये लिमिटेड पावर का टोकन है। यूजर नेम पासवर्ड, जिसके आपका हाथ में किसी का यूजर नेम पासवर्ड लग गया तो वो आपके अकाउंट में सभी कुछ कर सकता है। ये टोकन किसी के हाथ लग गया तो भी वो आपका डेटा मंगा सकता है, लेकिन फिर भी उसको लिमिट किया जा सकता है। तो ये टोकन अभी लिमिट कैसे करेंगे वो सब आगे देखेंगे। तो ये टोकन बड़ा काम का, ये भेजेंगे हम बार बार। ठीक। जैसे एक एपीआई हमने यहाँ पे बना ली, स्लैश मी, ये ऑलरेडी बनी हुई है। ये स्लैश मी क्या होती है? ये लॉग्ड इन यूजर का ऑब्जेक्ट देती है। हमेशा तुमको अक्सर ऐसी एपीआई मिलेंगी। मी, मी क्या है? जिसने लॉगिन कर रखा है उसकी प्रोफाइल फैच करती है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? इनवैलिड एपीआई टोकन। वो कह रहा है यार तुम लॉग्ड इन यूजर का डेटा मांग रहे हो, पर मुझे क्या पता कौन है लॉग्ड इन, मुझे टोकन तो दो। तो बात समझ आ रही? बिना टोकन के कुछ नहीं होना। और साथ ही टोकन बनाना कुछ होना, कुछ ऐसी कहानी है यहाँ। ऑथराइजेशन, और यहाँ वो जो टोकन है, मिरर ऑलरेडी उसमें लिखा है। वो टोकन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया जो उधर से आया था। अब देखो, लॉग्ड इन यूजर की इंफॉर्मेशन आ गई। लॉग्ड इन यूजर की इंफॉर्मेशन मंगानी है, उसकी प्रोफाइल, या लॉग्ड इन यूजर के ऑर्डर्स मंगवाने हैं, या कुछ भी मंगवाना है, तो हम हेडर्स में ऑथोराइजेशन नाम की में वो जो टोकन उधर से आया वो भेजेंगे। तो अभी समझेंगे इसको। अभी मैं थोड़ा ओवरऑल हाई लेवल बता रहा हूँ, अभी कोड में लिखना शुरू करेंगे तो सब समझ आने लग जाएगा। ठीक। तो बात समझिए, लॉगिन का काम क्या है। लॉगिन वाले फॉर्म पे पहले फोकस करते हैं, फिर आएंगे इस सब चीज पे भी। ये बस ये दिखाने के लिए था, ऊपर ऊपर से हाई लेवल समझ आ जाना चाहिए। कोड लिखना शुरू करेंगे सब समझ आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे है वो ये है कि लॉगिन एपीआई दो तरीके से काम करती है, एक ये टोकन बेस्ड और एक कुकी बेस्ड। अगली क्लास में कुकी वाला भी बताऊंगा मैं। तो टोकन बेस्ड अगर है, ऑथ टोकन, जेडब्ल्यूटी टोकन, अलग अलग तरह के, मतलब ओपेक टोकन, जेडब्ल्यूटी, अलग अलग तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये कि टोकन है, एक कोई इतनी अजीब सी लंबी सी स्ट्रिंग है जिससे हमारी पहचान हो जाती है कि अच्छा ये इतनी लंबी सी स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग तो प्रशांत को असाइन हुई थी, ये वाली स्ट्रिंग किसी और को असाइन हुई थी। तो एक स्ट्रिंग एक ही बंदे को असाइन होगी है। तो तो लॉगिन फॉर्म में जो पहला काम है हमको करना है वो ये है कि हमको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड सर्वर पे भेजना है, पोस्ट रिक्वेस्ट इस वाले यूआरएल पे। और जब उधर से रेस्पॉन्स आए तो ये जो टोकन है, ये टोकन हमको सेव करके रख लेना है लोकल स्टोरेज में, ताकि आगे की हर रिक्वेस्ट में हम ये भेज पाए। और लोकल स्टोरेज में क्यों? क्योंकि अगर लोकल स्टोरेज में नहीं सेव करा, वेरिएबल में सेव करके रखा, तो किसी ने वेबसाइट रिलोड कर दी तो टोकन गया उड़, और टोकन उड़ गया तो फिर आपको फिर से यूजर से को लॉगिन कराना पड़ेगा। ये अभी पूरा फ्लो ढंग से समझ आ जाएगा जब हम अभी कोड लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमको लोकल स्टोरेज में सेव कराना है। अभी मैं बिना लोकल स्टोरेज करके दिखा देता हूँ, फिर लोकल स्टोरेज में भी दिखाऊंगा, तो दोनों का फर्क समझ आ जाएगा। चलो, अगर इतनी बात समझ आ गई तो अब थोड़ा सा करना शुरू करते हैं। हमारा लॉगिन फॉर्म, लॉगिन कॉपी वॉपी इनको कर दूं मैं डिलीट, लेकिन तो मैं मान के चलो नहीं हो रहा होगा शायद। ठीक है, तो ये लॉगिन फॉर्म हमने बना रखा है। लॉगिन फॉर्म में हमने यहाँ सेंडिंग डेटा करके लिख रखा था। ये सेंडिंग डेटा लिखने से बस, ये तो कंसोल लॉग करा रखा था। ठीक है, हमने इतना तो कर ही रखा था ना पहले ही। ये तो कोई भी रिएक्ट, जिसको थोड़ी भी रिएक्ट आती है कर ही लेगा कि यहाँ पे मैंने लिखा कुछ भी, hello@bog.io 12345678 9 पे। और यहाँ फिर जब मैंने लॉगिन प्रेस किया तो सेंडिंग डेटा, ये कंसोल लॉग हो रहा है। तो लॉगिन का बटन तो काम कर रहा है, या फॉर्म पे एंटर मार दो तो भी, बट ये डेटा कहीं जा नहीं रहा था। अब इस डेटा को हम कहीं भेजेंगे। तो इससे पहले दुनिया जहान के जो वो लगे हुए हैं कंसोल लॉग, इनको हटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इनपुट में भी लगे हैं शायद दो चार फालतू फालतू।
चलो ठीक। तो अब यहाँ पे लॉगिन पे मैं गया, हमने यहाँ पे फॉर्म बना रखा, एक फंक्शन बना रखा था, यू और फॉर्मिक यूज करके हमने फॉर्म बनाया था। यहाँ मुझको वैल्यू में, अब मुझको सिंपली क्या करना है, इस वाले प्रोजेक्ट में शायद एक्सियोस इंस्टॉल्ड नहीं है। एक्सियोस, सबसे पहले तो हम एक्सियोस इंस्टॉल करेंगे। एपीआई सारी हम किसके थ्रू कॉल करते हैं, npm इंस्टॉल एक्सियोस। और भी लाइब्रेरी होती है, किसी और प्रोजेक्ट पे काम करो, हो सकता है वहाँ पे एक्सियोस में यूज हो रहा हो, कुछ और यूज हो रहा हो, बट सबसे कॉमन जो है वो एक्सियोस डॉट पोस्ट। पोस्ट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमें पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के या कैसे, या मैंने तुम्हें बता दिया, जब भी कोई एपीआई यूज करोगे तो पहले तो पता होगा तुमको कि मुझको पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है, इस यूआरएल पे भेजनी है। तो ये मैंने यूआरएल कॉपी कर लिया, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी थी तो पोस्ट लिखा, इस यूआरएल पे भेजनी थी तो ये यूआरएल लिखा। एंड सेकंड फिर मैंने यहाँ पे लिखा डेटा, जो मुझे डेटा भेजना है। अब मुझको जो डेटा भेजना है ईमेल की के अंदर, तो मुझे भेजना है वैल्यूज डॉट ईमेल, इस वैल्यूज में से ईमेल। और पासवर्ड की के अंदर मुझे भेजना है, पासवर्ड की के अंदर भेजना है वैल्यूज डॉट माई पासवर्ड। देखो वैल्यूज में जो पासवर्ड आ रहा है वो माई पासवर्ड नाम से आ रहा है, बट एपीआई को जो मुझे भेजना है वो पासवर्ड नाम से भेजना है। आज हम पहली बार एक एपीआई में डेटा भेज रहे हैं, वरना अभी तक हमने कई एपीआई यूज कर ली हैं, प्रोडक्ट्स की लिस्ट मंगाने की, इंडिविजुअल प्रोडक्ट मंगाने की। उसमें हम बस यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, डेटा आता है। इस बार हम एक यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेजते हैं जिसको डेटा भेज भी रहे हैं। तो पोस्ट यूआरएल, अगला पैरामीटर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट में की कॉलन वैल्यू में हम बता रहे हैं कि हम क्या डेटा भेज रहे हैं। तो अगेन ये अब आपके हाथ में नहीं, ये बैकएंड डेवलपर की मर्जी है। अगर बैकएंड डेवलपर ने एपीआई बनाई है कि वो पासवर्ड नाम से पासवर्ड लेती है, तो आपको पासवर्ड में भेजना पड़ेगा। और अगर वो पासवर्ड लेती है ऑसम पासवर्ड नाम से, तो भैया ऑसम पासवर्ड की में ही भेजना पड़ेगा डेटा, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। तुम तो बैकएंड डेवलपर का दिया हुआ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, तुम्हें पता चल जाएगा किस यूआरएल पर रिक्वेस्ट भेजनी है, किस की में डेटा, किस की में क्या क्या डेटा भेजना है। अब यहाँ बैकएंड डेवलपर ने तुमको डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया, बट बैकएंड डेवलपर तुम्हें खुद जूम पे आके पढ़ा रहा है और तुमको बता रहा है कि किस की में डेटा भेजना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जीता जागता डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, अब पासवर्ड में वैल्यूज डॉट माई पासवर्ड हमने भेज दिया डेटा। डॉट एक्सियोस डॉट पोस्ट से हमें क्या मिलेगा, प्रॉमिस मिलेगी। प्रॉमिस पे क्या करेंगे, देन लगाएंगे। चाहो तो कॉन्स्ट प्रॉमिस इक्वल टू लिख लो, अगली लाइन में प्रॉमिस डॉट देन लिख लो। और वरना तो अब तो बड़े हो गए हो, काफ़ी दिन हो गए कोडिंग करते करते, तो बेकार के वेरिएबल्स क्या बनाना है, इसी पे डॉट लगाओ देन लिखो फंक्शन। और अब आप थोड़े और बड़े हो गए हो, फैट एरो मेथड भी पढ़ लिया है, तो आप चाहो तो फैट एरो से भी बना सकते हो फंक्शन। तो यहाँ मुझको मिलेगा रेस्पॉन्स। और अगेन अभी मैं ये सारा का सारा कोड जो है एपीआई डॉट जेएस फाइल में भेजूंगा बाद में, यहाँ पे लिखने का खासा सेंस नहीं बनता। बट अभी काम करते हैं, यहीं पे लिख लो, वो तो बाद में वहाँ पे मूव भी कर देंगे। अब रेस्पॉन्स में क्या करने वाले हैं हम, रेस्पॉन्स में कंसोल डॉट लॉग रेस्पॉन्स डॉट डेटा। रेस्पॉन्स डॉट डेटा से हमें रेस्पॉन्स की बॉडी मिलती है, उसमें टोकन भी है, यूज़र का ऑब्जेक्ट भी है। तो वो हम यहाँ पे मंगा ले रहे हैं। अब ठीक है, बट पहले मुझे वैलिडेशन हमने लगा रखा है, तो थोड़ा वैलिडेशन में चेंज करना पड़ेगा। 6 कर देता हूँ मैं, क्योंकि फ्रंट एंड पे हमने वैलिडेशन लगा रखा है कि पासवर्ड लगा हुआ था कि पासवर्ड शुड बी मिनिमम 10 कैरेक्टर्स। बैकएंड पे ऐसा कोई लिमिटेशन है नहीं। तो बैकएंड ने तो मुझे, जब मैंने साइन अप किया पोस्टमैन की हेल्प से अकाउंट बनाया, तो मैंने तो 8 लेंथ का ही पासवर्ड बनाया और बैकएंड ने मान भी लिया।
तो अब मैं 8 वाले से लॉगिन कैसे करूंगा अगर मेरा लॉगिन का फॉर्म मुझे करने ही नहीं देगा? तो यहाँ पे मैंने 6 कर दिया। तो आप यहाँ पे जो वैलिडेशन लगाओगे वो बैकएंड पे जो वैलिडेशन है उन्हीं हिसाब से। अगर बैकएंड पे वैलिडेट पासवर्ड में कोई लिमिटेशन ही नहीं है तो फिर आप क्यों लिमिटेशन लगा रहे हो? क्योंकि असली लिमिटेशन तो बैकएंड पे ही है आपका। तो मैंने बताया था यूजर की सहूलियत के लिए हमने पढ़ा था बैकएंड और फ्रंट एंड के वैलिडेशन में डिफरेंस। तो या तो इनको हटा ही दो, या फिर जो भी यहाँ लगेगा वो बैकएंड पे क्या है, तुम बैकएंड वाली टीम से अपने डिस्कस करोगे कि हाँ भाई क्या लिमिटेशंस हैं पासवर्ड पे, क्या क्या वैलिडेशन तुमने लगा रखा है, जो उसने वहां लगा रखे हैं वही तुम यहाँ लगाओगे। वहाँ ज़रूरी है अगेन सिक्योरिटी के लिए, यहाँ ज़रूरी है यूज़र की सहूलियत के लिए कि उसको एरर जो है वो पूरा फॉर्म सबमिट करने के बाद में पता चले एरर आए। तो उसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैच लिखना पड़ेगा कि भाई अगर कुछ एरर आया तो यहाँ, रिमेंबर हम क्या करते थे, एक फंक्शन हमने कैच को भी दे दिया। अगर एपीआई सक्सेसफुल रही तो बढ़िया, सक्सेसफुल नहीं रही तो कंसोल डॉट लॉग यूजर इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। वैसे हमको यहाँ पे चेक करना चाहिए कि अगर सक्सेसफुल नहीं रही तो किस रीज़न से नहीं रही, यूज़र का नेट नहीं चल रहा या कुछ और प्रॉब्लम है या यूज़र नेम पासवर्ड गलत है। बट अभी के लिए बस मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करा दे रहा हूँ इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। और किसी को कुछ कहना है क्या इधर? ठीक है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो अब देखते हैं इधर क्या हो रहा है। अभी हम यहाँ पे एक एरर भी दिखाएंगे जब कंसोल लॉग कराने की जगह prashant@codeyogi.io। तो यहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स कंसोल लॉग हो जा रहा है। इसकी जगह मुझको यहाँ पे एक एरर दिखाना है, वो हम कैसे दिखाएंगे अभी हम दिखाएंगे करते हैं। लेकिन अगर 8 में सही पासवर्ड डालूं तो यूज़र का ऑब्जेक्ट आ रहा है और टोकन आ रहा है। अब हम इसका क्या करेंगे, ये जो हमारे पास यूज़र का ऑब्जेक्ट और टोकन आया, कॉन्स्ट यूज़र कॉलन टोकन इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट डेटा, राइट। यूज़र कॉलन कॉमा टोकन रेस्पॉन्स डॉट डेटा में दो की आ रही है, एक यूज़र की उसमें यूज़र का ऑब्जेक्ट है और एक टोकन की उसमें टोकन है। ये टोकन तो मैं क्या करूँगा, लोकल होस्ट कॉलन सेट आइटम। अभी हम ये कोड रिफैक्टर करेंगे, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। हमारे अभी एक ही चीज़ पे एक बार में फोकस करते हैं। किसी भी नाम से इसको सेव कर लेते हैं, टोकन के नाम से ही कर लेते हैं। और टोकन टोकन की के अंदर टोकन वेरिएबल की वैल्यू हमने सेव कर ली, ठीक है। और ये जो यूज़र लॉग्ड इन हुआ है इसका ऑब्जेक्ट मैं कहाँ सेव करूँगा, इसका ऑब्जेक्ट मैं सेव करूँगा ऐप कंपोनेंट के यूज स्टेट में, ताकि वो जिसे चाहे उसे ये इंफॉर्मेशन पास कर पाए। तो क्योंकि ये एक ऐसी लॉग्ड इन यूजर का ऑब्जेक्ट ऐसी चीज़ है बहुत सारे कंपोनेंट को ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ मैं क्या कर ले रहा हूँ, कॉन्स्ट यूज़र, अगर हम रिडक्स यूज़ करेंगे आगे तो फिर वहाँ पे सेट यूज़र इक्वल टू यूज स्टेट। इनिशियली ये अनडिफाइंड है, ठीक है। अगर यूज़र ने लॉगिन कर लिया तो हम ये सेट यूज़र जो मेथड है ये लॉगिन को प्रॉप्स में दे रहे हैं, सेट यूज़र इक्वल टू सेट यूज़र मेथड। सेट यूज़र नाम की प्रॉप में मैंने इसको सेट यूज़र मेथड ही दे दिया। इट विल ऑल मेक सेंस इन अ बिट। ये देखते जाओ, करना है, ये होमवर्क है तुम्हारा, तुमको अपनी ऐप जितना मैं कर रहा हूँ उससे ज़्यादा करना है तुमको, तो थोड़ा सा ध्यान रखना।
थोड़ा सा समझना यहाँ पे क्या किया है। ये जो कॉल लॉगिन एपीआईज है ना, ये हमने दे रखा है फॉर्मिक के एचओसी को। अभी तक इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, पिछले 10 मिनट में मैंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है। तो समझना मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, कॉल लॉगिन एपीआई में वैल्यूज के साथ साथ हमको सेकंड पैरामीटर में प्रॉप्स भी मिलती हैं। तो जो जो भी हमारे लॉगिन कंपोनेंट को प्रॉप्स मिली होंगी, वो सारी की सारी प्रॉप्स इसमें भी होती हैं। तो प्रॉप्स डॉट सेट यूजर मैंने करा, और ये सेट यूजर कहाँ से आ रहा है, ऐप कंपोनेंट के अंदर हमने यूजर और सेट यूजर बना लिया, और लॉगिन को सेट यूजर पास कर दिया। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट अगेन कि क्या चेंज किया है हमने। हमारे पास यहाँ तक तो हो गया था कि मैंने यहाँ पहले यहाँ पे लिखा हुआ था जब हम लास्ट क्लास में थे, डॉट सेंडिंग डेटा। सेंडिंग डेटा की जगह मैंने कर दिया एक्सियोस डॉट पोस्ट। ईमेल भेज दिया, पासवर्ड भेज दिया, देन लगाया, रेस्पॉन्स में मेरे पास डेटा आ गया। उस डेटा में से मैंने यूजर निकाल लिया, टोकन निकाल लिया। टोकन मैंने कर दिया है लोकल स्टोरेज में सेव, और यूजर का ऑब्जेक्ट मैंने कर दिया है props डॉट सेट यूजर। तो एक और चेंज जो मैंने किया है यहाँ पे, कॉल लॉगिन एपीआई में वैल्यूज के साथ साथ प्रॉप, जब भी फॉर्म सबमिट होगा हमारा फंक्शन कॉल होगा, उसको फॉर्म की वैल्यूज मिलेंगी, और सेकंड पैरामीटर में उसको प्रॉप्स में सारी की सारी हमारे फंक्शन कंपोनेंट की प्रॉप्स भी मिलती हैं। तो प्रॉप्स डॉट सेट यूजर, यहाँ पे मैंने यूजर पास कर दिया, और ये सेट यूजर क्या है, हमारे कंपोनेंट लॉगिन कंपोनेंट की प्रॉप। तो यहाँ पे मैंने जो यूजर का ऑब्जेक्ट निकाला था वो पास कर दिया। ठीक। और एक चेंज मैंने यहाँ पे ये कर दिया, सेट यूजर में वो सेट यूजर पास कर दिया। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ मैंने एक मेथड लगाया, कंसोल डॉट लॉग लॉग्ड इन यूजर इज यूजर। ठीक है। राइट। सॉरी, यूजर का ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि लोकल स्टोरेज में, अब अगर मैं लॉगिन फॉर्म सबमिट करूँ, लॉगिन फॉर्म सबमिट करूँ तो देखो, अभी हमारी, मैं गया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में गया मैं लोकल स्टोरेज। तो लोकल स्टोरेज में कुछ कुछ पहले जब लोकल स्टोरेज पढ़ाया था तब का कुछ सेव्ड है, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब देखना, प्रशांत एट द रेट कोड योगी डॉट आयो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने एम्प्टी कर रखा है, लॉगिन। अब देखते हैं कि एपीआई कॉल होने के बाद कोई एरर, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रशांत एट द रेट कोड योगी। एक सेकंड, फिर से साइन अप एपीआई कॉल कर रहा हूँ। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स क्यों आने लग गया। इनवैलिड क्रेडेंशियल तो नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स तो आ रहा है। ओके, यहाँ से एरर थ्रो हो रहा है कुछ। कंसोल डॉट लोकल होस्ट, मैं तो यार पढ़ाने से संन्यास ले रहा हूँ, मेरे बस का बात बची नहीं है ऐसा लग रहा है। कुछ करो, कुछ और ही हो रहा है। मैं आज तो, अब तो बिल्कुल ही नहीं डाल रहा मैं इस वीडियो को यूट्यूब पर।
अभी भी कुछ तो है। कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स। क्या चल रहा है? सेट फॉर्म, वैलिडेट फॉर्म। ओके, सेट यूजर इसमें आता है। हाँ, क्या चल रहा है? चलो फाइनली। तुम्हारे साथ साथ मुझे भी कोडियो भी ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरी खुद की भी हालत ठीक नहीं लग रही है। चलो, तो ये अभी क्या हो गया? हमने यहाँ से हम सेट यूजर बैग, यहाँ पे एक जो मिल रहा है उसके अंदर प्रॉप्स नाम की है, उसके अंदर है सेट यूजर। तो अभी इस बैग में और क्या क्या होता है वो मैं तुमको बताऊंगा। इसमें बाकी मेथड होते हैं फॉर्मिक वाले। तो बैग डॉट प्रॉप्स डॉट सेट यूजर मैंने कर दिया, यहाँ पे लोकल होस्ट कर दिया था, यहाँ पे पता नहीं कहीं से टोकन भी गायब हो गया था। एक साथ बहुत सारी गलतियां कर रहा था मैं शायद थोड़ा सा ज़्यादा। एक गहरी लंबी सांस लेके तसल्ली से शुरू करते हैं। ठीक है, तो बैक डॉट प्रॉप्स डॉट सेट यूजर, इससे क्या हो गया? उधर यूजर पहुंच गया। लॉग्ड इन यूजर इज, ये देखो लॉग्ड इन यूजर का ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब जो हमको यहाँ करनी है चीज, समझना थोड़ा सा, वो ये है कि जैसे यूजर लॉग्ड इन हो गया, हमने लोकल स्टोरेज में टोकन सेव कर दिया, अब हम उसको रिडायरेक्ट करा दें। देखो होगा क्या नॉर्मली, किसी भी वेबसाइट में एक मान लो डैशबोर्ड पेज है या कोई पेज है जहाँ पे आप लॉगिन करे बिना नहीं जा सकते। जब भी आप उस पेज को खोलोगे यू विल बी पुश्ड टू द लॉगिन पेज। ठीक है। हाँ यार, अब ब्रेक का टाइम हो गया। वैसे भी कुछ पढ़ा नहीं, अब ब्रेक ले लेते हैं। 7:07, 7:17 पे वी विल बी बैक। और उम्मीद करता हूँ सारे 94 95 लोग आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि पूरी क्लास ही ऐसे चलेगी। आज की क्लास से बड़ी उम्मीद थी, बिल्कुल अपोजिट हो गया। बट कोई नहीं, 7:17 पे वापस मिलते हैं। पोस्टमैन को minimize कर दें। सो देखो, अब हमको क्या करना है? यूजर का ऑब्जेक्ट तो सेट हो गया। अब जब यूजर का ऑब्जेक्ट सेट हो गया तो हमको लॉगिन पेज से डैशबोर्ड पेज पे या जो मेन पेज, जब आप देखो, जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो दो चीजें होती हैं। नॉर्मली जो नॉर्मल बहुत सारी वेबसाइट्स का जो ट्रेंड है कि लॉग्ड इन हो तो किसी एक पेज, अगर मान लो आपने खोला app.codeyogi.io, तो क्या होता है? app.codeyogi.io अगर खोलते हो, अगर लॉग्ड इन नहीं हो तो स्लैश लॉगिन खुल जाता है। मैंने स्लैश लॉगिन नहीं खोला, वो ऑटोमेटिकली खुल गया। app.codeyogi.io खोला था मैंने तो। अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन कर लिया मैंने। अब देखना, अब मैं अगर
app.codeyogi.io अब खोलूँ मैं, अब मैं लॉग्ड इन हूँ इस ब्राउजर में, मैंने नया टैब ओपन किया, app.codeyogi.io ओपन कर रहा हूँ और कुछ नहीं लिख रहा मैं, ये स्टूडेंट्स पे पहुंच जा रहा है। इसका मतलब ये है लॉग्ड इन यूजर्स के लिए ये है डिफॉल्ट पेज, और लॉग्ड इन यूजर में भी अगर एडमिन हो तब आप शायद लेक्चर्स पे पहुंचते होगे, तो लॉग्ड इन यूजर के लिए अलग होम पेज है, और जो लॉग्ड इन नहीं है उसे तो पहले लॉग इन करना पड़ेगा। हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट में थोड़ा डिफरेंट होने जा रहा है, वैसे उसमें बिना लॉगिन करे भी बहुत सारे पेज आप एक्सेस कर पाओगे, बट ज़्यादातर वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि बिना लॉगिन के कुछ कर ही नहीं पा रहे ज़्यादा। इंस्टाग्राम कुछ नहीं कर पाओगे, पहले लॉगिन करो भाई, बाद में करना सब। ये ऐप.कोड होगी, उसमें भी ऐसे ही है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, कुछ ऐसा करना है कि यूज़र अगर लॉग्ड इन हो तो कहीं और जाए, लॉग्ड इन ना हो तो कहीं और जाए। तो वो जो लॉगिन करने पे जहाँ जाना है, वो मैंने यहाँ पे एक पेज बना लिया, dashboard.jsx, और ये डैशबोर्ड में जो फिर हम रिएक्ट कंपोनेंट का हमने कल ही शॉर्टकट बनाया था वो यूज़ किया, तो मेरा रिएक्ट कंपोनेंट बन गया। ये कमेंट तो मैं हटा ही दूंगा उस स्निपेट में, तो ऐसे ऐड कर लिया था। दिस इज डैशबोर्ड पेज, राइट, ये मेरा डैशबोर्ड पेज है। इसको एक डिव बना देता हूँ मैं, और इसमें क्लास नेम इक्वल टू टेक्स्ट रेड 500 एंड टेक्स्ट 700, सॉरी टेक्स्ट क्या कर रहा हूँ पता नहीं, 3 एक्सेल। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड पेज बन गया। अब इसको लॉगिन पे जाके हाँ app.jsx में जाके मैं एक राउट और डिफाइन कर दे रहा हूँ। हमने इसमें रिएक्ट राउटर अभी इस वाले प्रोजेक्ट में डाल ही नहीं रखा है। npm install react router tom, लाइब्रेरी का नाम रिएक्ट राउटर डोम ही है। npm install react router डोम, और मैं जल्दी से एक बार main.jsx में यहाँ मैंने डाल दिया ब्राउज़र राउटर, ठीक है, और app.jsx में यहाँ राउट्स, और राउट्स के अंदर राउट बना ली मैंने, और पाथ इक्वल टू लॉगिन, ये जो लॉगिन कंपोनेंट है यहाँ डाल दिया, एंड यहाँ इसको इंडेक्स ही रहने देते हैं, चलो। डैशबोर्ड ऑटो कंप्लीट करना, DAS कर दिया मैंने इसको, चलो कोई नहीं। सो अब ये देखो, होम पेज पे दिखेगा डैशबोर्ड और स्लैश लॉगिन पे दिखेगा लॉगिन पेज, लेकिन इसमें एक कैच है, इतना सिंपल नहीं है। अब क्या होगा, अगर यूजर ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो उसको लॉगिन पेज क्यों दिखाना, और हम ये भी चाहते हैं अगर यूजर ऑलरेडी अगर लॉग्ड इन नहीं है तो हम उसे ये डैशबोर्ड पेज भी नहीं दिखाना चाहते, इसको एच कर लेंगे बाद में।
तो इसको हम ये भी नहीं दिखाना चाहते, राइट। चलिए एक सेकंड दो, मैं कर ही लेता हूँ इसको, 2 मिनट लगेगा। सो अब हम क्या करें इसका, इसको करने के लिए हमें we will use a component called navigate. There is a navigate component available in React router ही हमको प्रोवाइड कराता है। सो पहले तो एक बार ये चेक करते हैं कि स्लैश लॉगिन पे हमको लॉगिन पेज दिखना चाहिए। स्लैश लॉगिन पे डैशबोर्ड इज नॉट डिफाइंड। स्लैश लॉगिन पे लॉगिन पेज दिख रहा है और होम पे हमको दिस इज डैशबोर्ड पेज ये दिख रहा है। लेकिन इनमें से कौन सा पेज दिखेगा वो हमको डिसाइड करना है, यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है उसके बेस पे। तो देखो अब हम इसमें करेंगे क्या, लॉगिन पेज पे मैं, और इसको हम बाद में थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, वी विल क्रिएट एन HOC फॉर इट। बट अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, समझ तभी आएगा जब मैं पहले ऐसे करता हूँ। हम करेंगे कॉन्स्ट, यहाँ देखो मैंने क्या किया, इफ यूजर लॉगिन कंपोनेंट में मैं कह रहा हूँ नेविगेट टू ही होता है ना शायद इसमें, टू स्लैश ये समझना क्या किया मैंने। अगर यूजर का ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी, और हम यूजर प्रॉप्स में लेंगे, अगर यूजर का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है तो मैं फिर ये लॉगिन का फॉर्म नहीं दिखाऊंगा। लॉगिन कंपोनेंट उस केस में ये HTML रिटर्न करेगा बस, नेविगेट टू दिस, एंड इस कंपोनेंट को देखते ही रिएक्ट राउटर रिडायरेक्शन कर देगा होम पेज पे। और सिमिलरली डैशबोर्ड में मैं क्या करूंगा, इधर देखना, डैशबोर्ड में मैं क्या करूंगा, इफ नॉट यूजर, अगर यूजर नहीं है तो उसको डैशबोर्ड नहीं दिखना चाहिए। वैसे पूरा एक कॉपी कर लिया था, यहाँ मैं करूंगा स्लैश लॉगिन। अगर यूजर नहीं है तो डैशबोर्ड कह रहा है अगर यूजर नहीं है तो मुझे क्यों दिखा, मैं अपना HTML क्यों दिखाऊं, मैं तो लॉगिन पे भेज दूंगा, मैं नेविगेट कर दूंगा लॉगिन पे। और लॉगिन कह रहा है कि अगर यूजर का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है तो मैं लॉगिन फॉर्म क्यों दिखाऊं, मैं नेविगेट कर दूंगा होम पेज पे। बात समझ आ गई क्या हो रहा है, राइट। ये नेविगेट यहाँ से इंपोर्ट हो गया, उसमें भी देख लो इंपोर्ट हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नेविगेट। अब लेकिन इस पे यूजर ही आएगा कहाँ से, इसको मिलेगा प्रॉप में। तो इन दोनों को app.jsx है जो कि यूजर के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहा है, यूजर सेट यूजर हमने यहाँ का रखा है। तो ये इन दोनों को यहाँ पे भी डैशबोर्ड को भी यूजर का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, लॉगिन को भी। लेकिन अगर यूजर का ऑब्जेक्ट होगा तो मिलेगा ना, वरना तो अनडिफाइंड मिलेगा। ठीक, अब जरा देखते हैं। अब मैंने अपनी वेबसाइट में मैं ओपन कर रहा हूँ, देखो होम पेज, बट लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो जा रहा है। मैं ओपन करता हूँ होम पेज, रिडायरेक्ट हो जाता है लॉगिन पे। लेकिन यहाँ अगर मैं लॉगिन करूँ, चलो टाइप ही कर लेते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा, लॉगिन करने पे ये सेट यूजर कॉल करेगा, app.jsx में यूजर का ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा, और जब पहुंचेगा पूरा कंपोनेंट री रेंडर होगा, लॉगिन भी री रेंडर होगा, लॉगिन कर देगा नेविगेट, दिस इज डैशबोर्ड पेज। बात समझ आई क्या हुआ, लॉगिन होते ही, अब लॉगिन पेज क्यों दिखाना, लॉगिन का काम था लॉगिन करना, हो गया, अब हमने रिडायरेक्ट कर दिया डैशबोर्ड पेज पे। किस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ, यहाँ लॉगिन होने पे हमने सेट यूजर कॉल कर दिया, app.jsx में यूजर का ऑब्जेक्ट पहुंच गया। app.jsx में यूजर का ऑब्जेक्ट पहुंचा तो उसके बाद कंपोनेंट री रेंडर, ऐप टू ऐप कंपोनेंट री रेंडर हुआ, ऐप कंपोनेंट री रेंडर हुआ तो लॉगिन कंपोनेंट भी री रेंडर हुआ। और जब लॉगिन कंपोनेंट री रेंडर हुआ, पिछली बार उसको यूजर में अनडिफाइंड मिला था, इस बार उसको यूजर में ऑब्जेक्ट मिला है,
तो मिला है तो नेविगेट, ये HTML तो दिखेगा नहीं, नेविगेट दिखेगा, ये तुरंत यूजर को नेविगेट कर देगा, राइट। तो दिस इज डैशबोर्ड पेज। लेकिन इसमें एक पंगा है, लॉगिन किया डैशबोर्ड पेज दिख गया, बल्कि मैं काम भी कर देता हूँ डैशबोर्ड पेज में। ये देखो यहाँ पे प्रॉब्लम, ये पहले प्रॉब्लम में बताता हूँ। चलिए, जैसे ही मैं इसको रिलोड करूंगा ये फिर लॉगिन मांगेगा। फिर से लॉगिन क्यों मांग रहा है? रिलोड करते ही यूजर का ऑब्जेक्ट तो उड़ गया ना, यूजर का ऑब्जेक्ट तो हमने लोकल स्टोरेज में सेव नहीं किया, तो यार हमको वो भी लोकल स्टोरेज में सेव करना चाहिए। लेकिन नहीं, नहीं करना चाहिए। द रीजन फॉर दैट इज, यूजर के ऑब्जेक्ट में जो इंफॉर्मेशन है वो हम जब भी वेबसाइट यूजर ओपन करेगा सर्वर से ही मंगा के दिखाना चाहेंगे, क्योंकि वो ऐसी इंफॉर्मेशन है वो चेंज भी हो सकती है। अब यूजर ने मान लो अपना फोटो चेंज कर दिया, अपना नाम चेंज कर दिया, दूसरे ब्राउजर में लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल एडिट कर दी, बट इस वाले ब्राउजर में लोकल स्टोरेज में उसकी पुरानी प्रोफाइल ही पड़ी हुई है। अभी तो हमारे यूजर के ना, जो हमारी जो प्रोफाइल है जो हमने एपीआई बनाई है उसमें तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, नेम के अलावा कुछ है ही नहीं, बट फिर भी नेम भी तो एडिट हो सकता है ना। बट यूजुअली तो वेबसाइट्स में काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है यूजर की, तो हम यूजर का ऑब्जेक्ट एक्चुअली सेव नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं टोकन तो सेव करें, बट टोकन भेज के जब भी यूजर वेबसाइट रिलोड करे यूजर का ऑब्जेक्ट मंगा लें उधर से। बात समझ आ रही है? यूजर का ऑब्जेक्ट उधर से मंगा लें, तो क्या करें? देखो कुछ ऐसा करते हैं, app.jsx, यहाँ पे लोकल स्टोरेज में से टोकन उठाया हमने, कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट टोकन। अब अगर आप समझना है यहाँ पे, अगर लोकल स्टोरेज में टोकन है ही नहीं, इसका मतलब यूजर लॉग्ड इन नहीं है, इसका मतलब यूजर लॉग्ड इन नहीं है, टोकन ही नहीं है। बट अगर टोकन है लोकल स्टोरेज में तब भी यूजर लॉग्ड इन हो, ये जरूरी नहीं है। वो टोकन हो सकता है एक्सपायर हो चुका हो। जब हम लॉग इन करते हैं हमें जो ये टोकन मिलता है ना, इसकी कुछ सर्टेन लाइफ होती है, और डिपेंड करता है किस तरह की वेबसाइट है, हर जगह की अलग। जैसे बैंक की वेबसाइट है तो टोकन जो है वो 5-10 मिनट में ही एक्सपायर हो जाता है, अगर आप वेबसाइट को यूज ना करो, उसकी लाइफ बहुत कम होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यूजर अगर लॉग आउट करना भी भूल जाए तो भी टोकन जो है लोकल स्टोरेज में वो बेकार हो जाए 5 मिनट के बाद। ठीक है, तो टोकन लोकल स्टोरेज में होना इस बात की गारंटी नहीं है कि यूजर लॉग्ड इन है, बट लोकल स्टोरेज में टोकन का ना होना इस बात की गारंटी है कि यूजर लॉग्ड इन नहीं है। जब टोकन है ही नहीं तो बात ही खत्म, इसका मतलब लॉग्ड इन नहीं है। बट टोकन है तो देखना पड़ेगा कि टोकन है तो सही, बट वैलिड है या नहीं है, एक्सपायर तो नहीं हो गया, या दूसरे तरीके से भी इनवैलिडेट होता है, आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो हम टोकन मंगाएंगे। अब अगर टोकन है तो 50-50 चांस है, लॉग्ड इन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हम एक यूज इफेक्ट बेसिकली लगाएंगे, जो कि बिल्कुल पहली बार ही चलेगा। जब वेबसाइट लोड होगी तब अगर टोकन है तो क्या करेंगे हम, तो हम उस टोकन को लेके एपीआई कॉल करेंगे। एपीआई कौन सी कॉल करेंगे? एक्सियोस डॉट गेट यूजर का ऑब्जेक्ट मंगाएंगे। माई इजी कार्ड डॉट कोडयूपी डॉट आईओ स्लैश मी, और यहाँ पे हम कॉन्फ़िग में हेडर्स, अभी ये हेडर्स वेडर्स की क्या कहानी है, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो याद होगा ही कि मैंने तुमको बताया था कि ऑथोराइजेशन, हाँ, नाम के हेडर में टोकन भेजना होता है हमें हमेशा हर एपीआई में लॉगिन होने के बाद। तो मैं स्लैश मी पे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ऑथोराइजेशन कॉलन टोकन, बट ये भी मैं कब कर रहा हूँ, इफ टोकन है। अगर टोकन है ही नहीं लोकल स्टोरेज में तो भेजो एपीआई कॉल करके, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं। ठीक है,
समझ लो जरा। और यहाँ पे देन देन में जब रेस्पॉन्स आ गया तो रेस्पॉन्स में सीधा यूज़र का ऑब्जेक्ट ही आता है। मी में तो हमने देखा था पोस्टमैन में। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा सेट यूज़र रेस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है। और यहाँ हम एक कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग इक्वल टू, या फिर लोडिंग यूज़र सेट लोडिंग यूज़र, जो भी नाम से बनाना चाहो। अगर ऑलरेडी लोडिंग नाम से कुछ बना रखा है, ये मैंने और बना लिया। और इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने सेट कर दी ट्रू, क्योंकि जैसे ही हमारा ऐप कंपोनेंट लोड होगा वो पहला काम यही करने वाला है, वो यूज़र को लोड ही करेगा। तो इनिशियली लोडिंग इज ट्रू। बट अगर टोकन है ही नहीं तो मैं तुरंत उसको सेट कर दूंगा सेट लोडिंग यूज़र इक्वल टू फॉल्स। ठीक है। और अगर टोकन है तो मैं मंगा लूंगा यूज़र का ऑब्जेक्ट जब आ जाएगा, सेट लोडिंग यूज़र इक्वल टू फॉल्स, तब कर दूंगा फॉल्स। इनिशियली ट्रू है, एक ही बार मंगाएंगे बस हम यूज़र का ऑब्जेक्ट एप्रोच जेएसएक्स में यहाँ पे। अब इसके अलावा मैं क्या करूँगा, ये राउट्स वाउट सब हम दिखा रहे हैं, बट इफ लोडिंग यूज़र तो रिटर्न, तुमने कोई लोडिंग का कंपोनेंट बना रखा होगा वो यूज़ कर लेना। मैं लोडिंग डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो मैं फिलहाल ये यहाँ पे आज मैं कुछ भी करूँ, इसको हो ही नहीं सकता। लोकल स्टीयर गेट टोकन कर दिया उसको, गेट आइटम की जगह गेट आइटम होता है मेथड का नाम। टोकन तो यहाँ लिखना है। और भी कुछ गलती करी है एक आधी या नहीं करी। अब थोड़ा सा ज़रा ये देखो कि क्या होगा। अब जब मैं रिलोड कर रहा हूँ तो देखो शुरू में दिखेगा तुमको लोडिंग। थोड़ा स्लो डाउन करते हैं इसको एप्लीकेशन में, या फिर चलो अभी दिखा रहा हूँ। नेटवर्क में गए, नो थ्रोटलिंग की जगह मैंने इसलिए कर दिया फास्ट 3G कर देते हैं। चलो अब देखना जरा। पहले तो जब पहले तो जावास्क्रिप्ट वाइवास्क्रिप्ट लोड हो रही है, रिएक्ट का कोड लोड हो रहा है। जब वो कोड लोड हो जाएगा वो कॉल करेगा, एपीआई कॉल होगी। और जब एपीआई कॉल होगी तो यहाँ पे लिखा आएगा लोडिंग डॉट डॉट डॉट। और जब एपीआई का रिस्पॉन्स आ जाएगा तो डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, मतलब होम वहीं का वहीं रहेगा डैशबोर्ड पे। अब जरा देखना। ये तो बहुत टाइम लगेगा यार। नॉट चलो तुम समझ गए होगे भावना को मेरी। यहाँ पे देखो लोडिंग लिखा आया था थोड़ी देर के लिए, दिखा होगा दिस इज डैशबोर्ड पेज। तो अब क्या हो रहा है, अब वेबसाइट ना बिल्कुल, देखो मैंने ये यूआरएल ना एक इनकॉग्निटो में लॉगिन किया जहाँ पे कि लोकल स्टोरेज में टोकन नहीं है। इन इनकॉग्निटो का मतलब होता है बिल्कुल नए ब्राउजर की तरह है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, लॉगिन पे पहुंच गया वो। क्यों? यहाँ पे ये चीज़ हुई, अगर टोकन ही नहीं है सेट लोडिंग यूजर फॉल्स कर दो। सेट लोडिंग यूजर फॉल्स आपने कर दिया तो जैसे ही लोडिंग फॉल्स हुआ, जब तक लोडिंग ट्रू है तब तक तो लोडिंग डॉट डॉट ही दिखेगा। जैसे ही लोडिंग यूजर फॉल्स हुआ तो हमारा ये कोड चलेगा, ये कोड चलेगा। तो क्योंकि होम पेज पे है तो डैशबोर्ड दिखाएगा। और जब डैशबोर्ड दिखेगा तो थोड़ी देर के लिए डैशबोर्ड दिखेगा, लेकिन वो ये तो दिखेगा भी नहीं टेक्स्ट वैक्स्ट उससे पहले, क्योंकि यूजर का ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो लॉगिन पे नेविगेट कर देगा। ठीक है, बात समझ आई? तो ये कहानी है, कुछ कुछ बात समझ आ गई होगी।
और जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो देखो होम पेज ही खोल रहा हूँ मैं, यहाँ होम पेज खोलता हूँ तो लॉगिन पेज दिखता है, और यहाँ पे मैं लॉगिन पेज भी खोलूँ तो भी वो डैशबोर्ड पे पहुंच जाता है। ठीक, तो द वेबसाइट इज वर्किंग प्रॉपरली जैसे करनी चाहिए। द सोल प्रॉब्लम हियर इज कि ना, क्या है, मुसीबत हट जा भाई। द सोल प्रॉब्लम इज कि अगर हमारी वेबसाइट में बहुत सारे ऐसे पेज हैं जो कि सिर्फ लॉग्ड इन यूजर को दिखने चाहिए, या बहुत सारे ऐसे पेज हैं जो कि सिर्फ नॉन लॉग्ड इन यूजर को दिखने चाहिए, तो उसमें हमको ना सब में ही रिपीट कोड लिखना पड़ेगा। समझना, ये कोड मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, ये कोड मुझको एक तो वहां पे भी लिखना पड़ेगा, इफ साइन अप पेज में। साइन अप पेज भी तभी दिखाने का पॉइंट है जब यूजर ऑलरेडी लॉग्ड इन ना हो। जो यूजर ऑलरेडी लॉग इन है वो क्या दोबारा साइन अप करेगा? राइट, पहले लॉग आउट करो, फिर किसी दूसरे ईमेल एड्रेस से साइन अप करना है तो कर लो साइन अप। ठीक है, तो ये सेम कोड मुझे वहां पे लिखना पड़ेगा, उसको भी प्रॉप्स में यूजर का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। ये सेम ही काम मुझको फॉरगॉट पासवर्ड में भी करना पड़ेगा। और ये जो डैशबोर्ड में कर रखा है नोट यूजर वाला, ये सेम काम मुझको वहां पे भी करना पड़ेगा, जितने भी हमारे पेजेस हैं जो कि सिर्फ लॉगिन के बाद ही एक्सेस हो सकते हैं। तो अभी आपको अपनी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, होमवर्क सुन ले ध्यान से, वो ऐसे बनानी है। इसका फिक्स क्या है वो हम अभी बात करेंगे, बट वो इस तरीके से बनानी है आपको कि वो ना क्या बोल रहा था मैं, हाँ, इस तरीके से बनानी है कि यूआरएल, जो जितने भी आपके डैशबोर्ड वाले पेजेस हैं, कि बेसिकली बंदा शॉपिंग तभी कर पाए जब वो लॉग्ड इन हो। ना तो वो प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट आईडी एक्सेस कर पाए, ना वो स्लैश कार्ट एक्सेस कर पाए, ना वो होम पेज एक्सेस कर पाए जहाँ प्रोडक्ट की लिस्ट दिखती है। अगर लॉग्ड इन नहीं है तो लॉग इन पेज पे पहुंचे, और लॉग इन पेज पे एक लिंक हो, डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, तो पहले साइन अप करें। साइन अप करने के बाद फिर लॉग इन करें। अच्छा, हमने साइन अप की एपीआई कैसे बना रखी है ये देखना जरा। साइन अप की एपीआई इस तरीके से बनी हुई है कि जब आप साइन अप करते हो, अ, अगर आप एक ही ईमेल एड्रेस से दोबारा करोगे तो वो एरर देगा। बट चलो, मैं एक प्रशांत वन के अकाउंट से एक और अकाउंट बनाना, पासवर्ड, चलो इसी को रहने दो, बल्कि पासवर्ड से। तो देखो, जब भी हम अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे अकाउंट बनने के बाद तुरंत ही टोकन भी आ जा रहा है। तुमने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा, कुछ वेबसाइट क्या करती हैं, साइन अप करो तो साइन अप करने के बाद दोबारा लॉगिन कराते हैं कि तुम्हारा अकाउंट बन गया, आप जरा लॉगिन कर लो। और बहुत सी वेबसाइट क्या करती हैं, साइन अप करते ही तुमको सीधा लॉगिन कर देती हैं। तो हम वही करेंगे, साइन अप करते ही टोकन आ जाएगा, लोकल स्टोरेज में सेव करो। लॉगिन का मतलब क्या, लॉगिन का मतलब बस ये वैलिड टोकन होना है। अगर आपके पास वैलिड टोकन है तो उसका मतलब आप लॉग्ड इन हो। तो हम क्या कह रहे हैं साइन अप में, यार अभी तो बंदे ने यूजर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाला अकाउंट बनाने के लिए, अब उसको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दोबारा डलवाओ लॉगिन करने के लिए, सीधा लॉगिन ही कर दो उसको। ठीक है, तो साइन अप वाले पेज पे भी तुमको सेम काम करना है कि साइन अप, और तो साइन अप का फॉर्म बनाना है। अगर यूजर के पास ऑलरेडी अकाउंट है तो वो लॉगिन करके शॉपिंग कर लेगा, अकाउंट नहीं है तो साइन अप करके शॉपिंग कर लेगा। लेकिन हमारे सारे शॉपिंग वाले पेज तभी एक्सेसिबल होंगे जब यूजर लॉग्ड इन हो। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि ये तो थोड़ा सा ना पंगा लग रहा है कि यार ये इतना ना कोड थोड़ा थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो हम एक एचओसी बना लें, जो जो कंपोनेंट बिना लॉगिन के एक्सेस नहीं हो सकता उसको एचओसी में रैप करके एक्सपोर्ट करें। ठीक है, या दूसरा तरीका ये है, हो सकता है कि हम ना एक कंपोनेंट बना लें, और दिखाता हूँ बेसिकली, हम कुछ इस तरह की चीज़ भी कर सकते हैं। ये मैंने एक कंपोनेंट बना लिया, बल्कि एक सेकेंड, राउट, लॉग्ड इन राउट, नॉन लॉग्ड इन राउट, ऐसे बना लेते हैं। तो देखो, मैंने ये बनाया,
लॉग्ड इन राउट, ठीक है, ये वो हैं, या फिर इसको बोल लेते हैं यूजर राउट, ये वो हैं जो सिर्फ यूजर, लॉग्ड इन यूजर ही एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक रिएक्ट कंपोनेंट बनाया। ये रिएक्ट कंपोनेंट देखो क्या करेगा, यूजर राउट क्या करेगा, जो रिएक्ट का राउट कंपोनेंट है वो ही रिटर्न कर रहा है। तो तुम यूजर राउट यूज कर रहे हो तो तुम एक तरीके से राउट ही यूज कर रहे हो। और यहाँ देखना समझना, प्रॉप्स में से डॉट 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 यूजर और बाकी बचे हुए सारे, सॉरी डॉट 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 रेस्ट। देखो बाकी जो सारा गेम है ना, वो कोड को ऑर्गेनाइज करने का ही है। अब यहाँ पे ये यूजर राउट क्या करेगा, इफ नॉट यूजर, तो फिर यूजर राउट कैसे एक्सेस कर रहे हो भाई, जब तुम लॉग्ड इन ही नहीं है, यूजर राउट ही यूजर, लॉग्ड इन वाले राउट से एक्सेस, यूजर राउट मतलब लॉग्ड इन वाला राउट। इसमें ये क्या करेगा, रिटर्न नेविगेट, बेसिकली जो यहाँ लिखा हुआ है डैशबोर्ड में वो मैं यहाँ से कट करके यहाँ भेज दे रहा हूँ। इट विल ऑल मेक सेंस इन अ बिट, देखते जाओ। इफ नॉट यूजर राउट रिटर्न नेविगेट टू स्लैश लॉगिन, राइट। और एल्स, अदरवाइज क्या करो, जो भी प्रॉप्स आए वो डॉट 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 राउट को भेज दो। तो यूजर राउट नॉर्मली तो राउट ही है, बट अगर यूजर का ऑब्जेक्ट ना हो तब यूजर राउट इज नॉट अ राउट, तब यूजर राउट इज अ नेविगेट। ठीक, तो जो जो भी आप यूजर राउट को दोगे वो ही राउट को मिल जाएगा, बस एक यूजर वो यहाँ पास कर देगा, तो इट विल मेक सेंस इन अ बिट। पर सेम ही मैंने बनाई, उसका क्या नाम तुम्हें, यूजर राउट एंड ऑथ राउट डॉट JSX, ऑथेंटिकेशन वाली राउट। तो ऑथेंटिकेशन वाली राउट को तभी हम जाने देंगे जब आप ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड नहीं हो। तो मैंने बनाया रिएक्ट कंपोनेंट, ये टेम्पलेट एडिट करूंगा मैं बेकार की एक लाइन। और यहाँ क्या होगा, जो ये यूजर राउट वाला है वो ही ऑथ राउट पे भी हमने यहाँ पे डाल दिया। तो ऑथ राउट की उल्टी कहानी है, ये भी यूजर का ऑब्जेक्ट लेगा, बाकी सारी की सारी प्रॉप्स ये इसको दे देगा। बट अगर यूजर का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है फिर कहें का ऑथेंटिकेशन, आप फॉरगॉट पासवर्ड पे जा रहे हो, या एक होता है रीसेट पासवर्ड, एक होता है फॉरगॉट पासवर्ड। फॉरगॉट पासवर्ड अलग है, रीसेट पासवर्ड अलग है। रीसेट करने के लिए तो आपको पुराना पासवर्ड पता होना चाहिए, एंटर ओल्ड पासवर्ड, एंटर न्यू पासवर्ड, कंफर्म न्यू पासवर्ड, तब होता है रीसेट। फॉरगॉट पासवर्ड तब होता है जब आप लॉग्ड इन नहीं हो और आप लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हो बट आपको याद नहीं है पासवर्ड। तो फॉरगॉट पासवर्ड, साइन अप, लॉग इन, ये सारे तब यूज करोगे जब आप ऑलरेडी लॉग्ड इन नहीं हो। ठीक है, तो ये वो वाला हो गया। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, app.jsx में जहाँ ऐसी राउट लगानी है हमें, ये अब लॉगिन को यूजर के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, डैशबोर्ड को भी यूजर के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। मैं बल्कि क्या करूंगा, लॉगिन में से भी ये कोड हटा दिया मैंने, ना यूजर प्रॉप की जरूरत है ना इफ यूजर की जरूरत है। सिमिलरली डैशबोर्ड में से भी हटा दिया, ये यहाँ से हटाओ, ये नेविगेट कंपोनेंट उड़ा दिया मैंने, लॉगिन में से भी इंपोर्ट हटा दूँ मैं। फिर कैसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा, यहाँ पे मैं यूज करूंगा ओथ राउट, और यहाँ मैं यूज करूंगा यूजर राउट। तो जितने भी वो राउट्स हैं जो सिर्फ यूजर को दिखेंगे उनको मैं राउट ना यूज करके यूजर राउट, अब हमारे पास तीन हो गए, एक ऑथ राउट, एक यूजर राउट, और एक जो नॉर्मल इसका रिएक्ट राउटर वाला राउट होता ही है। ये राउट आप लिखोगे तो ये सबके लिए है, इसको लॉग्ड इन यूजर भी एक्सेस कर सकते हैं, नॉन लॉग्ड इन भी, ऐसे भी होंगे। मेरी 8 बजे क्लास कॉल है एक क्लाइंट के साथ,
उसका नाम था। सो गेटिंग इट, ये किसके लिए हो गया, जिसे कोई भी ऐसा कंपोनेंट, कोई भी ऐसा पाथ जो कोई भी एक्सेस कर सकता है, वो आप यहाँ दोगे। मान लो जैसे कुछ स्लैश स्लैश प्राइसिंग, मान लो हमारी ई कॉम हम जैसे हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, उस पे स्लैश टर्म्स एंड कंडीशंस लॉग्ड इन यूजर भी पढ़ सकता है, नॉन लॉग्ड इन यूजर भी पढ़ सकता है। साइन अप करने से पहले आप टर्म्स पढ़ना चाह रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे पेजेस होंगे। ठीक है, तो वो पेजेस आप यहाँ यूज करोगे। जो भी कोई ऐसा कंपोनेंट है जो आपको लगता है कि सिर्फ इसे कोई भी, जो आप चाहते हो यूजर के अलावा कोई और एक्सेस ही ना कर पाए, लॉग्ड इन यूजर ही एक्सेस कर पाए, वो यूजर राउट में। जिसे सिर्फ नॉन लॉग्ड इन यूजर एक्सेस कर पाए, वो ऑथ राउट में। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। तो ऑथ राउट एक्चुअली में राउट ही तो है, बस एक ये नेविगेट एक्स्ट्रा है। ऑथ राउट इज राउट अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है, बट अगर यूजर लॉग्ड इन है, इन दैट केस ऑथ राउट इज नॉट राउट, ऑथ राउट इज नेविगेट। ये बात समझ आ गई होगी। तो अब जरा देखते हैं इसमें आया कुछ एरर, लेट्स सी। कंसोल इज नॉट अ राउट और रिएक्ट फ्रेगमेंट। ओके, इट सीम्स लाइक राउट्स इस रास्ते हमको जाने ही नहीं दे रहा, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेंज है। हम्म, तो थोड़ा सा डिफरेंट राउट ही जाना पड़ेगा हमको। रिटर्न props डॉट return children and user route। अब जरा यहाँ पे आते हैं। तो ये बेसिकली ये राउट ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसको जितने जो आप एलिमेंट में कंपोनेंट देते हो ना, अगर वो ऑथ वाला कंपोनेंट है तो उसको ऑथ राउट में रैप कर दो। ये काम तो कह रहा हूँ HOC से भी कर लेते हैं, तो मैं तुमको वो भी बता दूंगा अब अगली क्लास में कि वैसे भी कैसे कर सकते हैं। आ, समझ आई मैंने क्या किया। एलिमेंट में लॉगिन देना है, मैंने लॉगिन को ऑथ राउट में रैप करके दिया है। जिस भी कंपोनेंट को आप ऑथ राउट, ये हो गया यूजर राउट। अब क्या होगा, अगर स्लैश लॉगिन है तो ऑथ राउट दिखेगा, और ऑथ राउट के चिल्ड्रन में हमने दे रखा है लॉगिन। लेकिन ऑथ राउट अपने चिल्ड्रन को यूजर प्रॉप और चिल्ड्रन प्रॉप दो ही प्रॉप ले रहा है ये। इसको हम यूजर, और अभी हम बाद में इसको यूजर भी ऐसे देंगे नहीं, ये निकालेगा कंटेक्स्ट में से। आगे हम सब जगह ये कंटेक्स्ट में डालने वाले यूजर का ऑब्जेक्ट, क्योंकि यूजर का ऑब्जेक्ट इज सो कॉमन, किसको किसको पास करते रहोगे। तो लॉग्ड इन यूजर को हम कंटेक्स्ट में डाल देंगे, और जिसे चाहिए वो अपने आप निकालेगा, ये बार बार जगह जगह पास नहीं करना पड़ेगा। सेम इज विद सेट यूजर। तो आगे धीरे धीरे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बट अभी ऐसे ही करो। अब क्या होगा, यूजर का ऑब्जेक्ट मिल रहा है और चिल्ड्रन, दो ही प्रॉप मिल रही हैं ऑथर आउट को, एक तो यूजर का ऑब्जेक्ट और एक ये चिल्ड्रन। जो भी ओपन टैग क्लोज टैग के अंदर होता है वो चिल्ड्रन होता है। ऑथर आउट क्या कर रहा है, यूजर है तो नेविगेट, और वरना तो चिल्ड्रन ही डिस्प्ले कर दे रहा है, चिल्ड्रन ही रिटर्न कर दे रहा है। ये मुझको इसलिए करना पड़ा बिकॉज रिएक्ट राउटर जो है
वो देखो, अब मैंने अगर लॉगिन की जगह डैशबोर्ड ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ नेविगेट इज नॉट डिफाइंड। यूजर राउट में मैंने ना ऑथ राउट में इंपोर्ट किया, नेविगेट ना यूजर राउट में इंपोर्ट किया। हाँ देखो, मैंने होम पेज खोला तो वो लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो गया, और जहाँ मैं लॉग्ड इन हूँ वहाँ मैं लॉगिन पेज खोल रहा हूँ दूसरी, तो डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जा रहा है। बात समझ आ रही है? और तो ये काम तुमको इतना करना है, और तुम चाहो तो ये यूजर का ऑब्जेक्ट ना कंटेक्स्ट में डाल लो, तो एक यूजर कंटेक्स्ट बना लेना, क्योंकि अब देखो डैशबोर्ड पे भी ज़रूरत पड़ेगी हमको यूजर के ऑब्जेक्ट की। डैशबोर्ड पे मैं यूजर का ऑब्जेक्ट दिखाना चाहता हूँ, कुछ ऐसे मैसेज दिखाना चाहता हूँ, वेलकम यूजर डॉट फुल नेम, यही आता है ना रिस्पॉन्स में, यूजर डॉट फुल अंडर स्कोर नेम आता है, यूजर डॉट फुल अंडर स्कोर नेम। तो अब यहाँ पे यूजर का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये डैशबोर्ड को भी यूजर का ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो ना ऐप कंपोनेंट को ये सब में प्रसाद बांटना पड़ रहा है, इसको भी यूजर का ऑब्जेक्ट दो, इसको भी दो, इसको भी दो। फिर डैशबोर्ड हो सकता है अंदर किसी और को यूजर का ऑब्जेक्ट दे रहा हो, फिर वो किसी और को यूजर का ऑब्जेक्ट। ये भी इतना ही जरूरी है, तो जिस जिसको चाहिए होगा खुद निकालेगा। इसको आप एक कंटेक्स्ट में डाल दो, तो आपको कंटेक्स्ट में ही डालना है ये, ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो अब देखते हैं, वेलकम प्रशांत चौधरी। और अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक लॉगआउट का बटन बनाना चाहूँ, तो यहाँ पे ना हम डैशबोर्ड में एक लॉगआउट का बटन और बनाते हैं। ये भी आपका होमवर्क है, आपको पूरा ई कॉमर्स वेबसाइट में करना है, मैंने तो यहाँ करके दिखा था। तो इसको मैंने एक डिफ में डाल दिया। ये कितने सारे डिफ है? ठीक है, एक डिफ में तो है ये, और एक और डिफ में मैंने बनाया, आ, बल्कि यहाँ एक बटन ही बना दिया मैंने, स्लैश लॉगआउट। आपको अपने यूआई में कहाँ दिखाना है लॉगआउट का बटन, वो खुद देख लेना थोड़ा सा सेंसिबली, या तो मेरे डिज़ाइन में जहाँ उनकी वेबसाइट में है, ट्राई कैजुअल्स, वो देख लेना, बिल्कुल वैसे ही कर लेना यूआई, trycasuals.com। बटन, बटन पे मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक इक्वल टू हैंडल लॉगआउट। ये मैंने हैंडल लॉगआउट फंक्शन बना लिया। ये हैंडल लॉगआउट फंक्शन क्या करेगा, दो चीज़ें करेगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, टोकन अनडिफाइंड, या इसमें एक रिमूव आइटम भी होता है, तो रिमूव आइटम बस दो, टोकन हटा दो। एक तो लोकल स्टोरेज से टोकन, और एक सेट यूजर अनडिफाइंड, और एक तीसरा काम और करेगा करेगा कॉल एपीआई टू इनवैलिडेट टोकन। एक एपीआई भी कॉल की जाती है, ताकि ये टोकन हमने लोकल स्टोरेज से तो डिलीट कर दिया, तो इस ब्राउजर से तो यूजर लॉग आउट हो गया, बट अगर किसी ने हमारा टोकन चुरा के इंस्पेक्ट एलिमेंट नेट करके, मतलब डेवलपर टूल्स खोल के अपने ब्राउजर में अगर उसने टोकन डाल लिया होगा हमारे ब्राउजर से की लोकल स्टोरेज में से उठा के अपने ब्राउजर की लोकल स्टोरेज में, तो टोकन तो अभी भी वैलिड है, हमने तो लॉग आउट कर दिया, हमने तो अपने लोकल स्टोरेज में से डिलीट कर दिया, उसके लोकल स्टोरेज में अभी भी पड़ा हुआ है। तो जो भी, वो भी जो भी चौटा है जिसने चुराया, वो तो मस्त अभी भी लॉग इन करके बैठा होगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए
एक एपीआई, बट अभी लॉगआउट की एपीआई बनी भी नहीं है, और उसके थोड़े फंडे भी अलग होते हैं डिपेंडिंग ऑन किस तरह का टोकन पढ़ेंगे इसको आगे, तो अभी एपीआई कॉल नहीं कर रहे। बट ये दोनों स्टेप जरूरी है। अगर सिर्फ सेट यूजर को अनडिफाइंड करा तो यूजर लॉग आउट हो जाएगा, बट जैसे ही वेबसाइट रिलोड करोगे लोकल स्टोरेज में टोकन अभी भी पड़ा हुआ है, टोकन की हेल्प से यूजर का ऑब्जेक्ट फैच होगा। और और अगर सिर्फ लोकल स्टोरेज में से रिमूव करोगे तो रिफ्रेश नहीं होगा। ठीक है, तो ये जरा एक बार देख लो। ये रहा लॉग आउट, इस पे लॉग आउट पे क्लिक करा तो कुछ क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे सेट यूजर तो अभी आया ही नहीं है, सेट यूजर डैशबोर्ड में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हमें क्या करना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा कि इसलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कंटेक्स्ट पे मूव करो भाई। ये कब तक ऐसे प्रॉप्स का प्रसाद ऐसे बांटते रहेंगे, इसको भी प्रॉप दो। ये इतनी कॉमन है यूजर सेट यूजर। तो देखते हैं रिलोड क्या हो गया, रिलोड हो गया भाई। प्रशांत वेट कर एक मिनट, क्लाइंट को वेट करा रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉग इन, इधर आप क्लिक करो लॉग आउट, वापस से लॉग आउट हो गया। ठीक है, तो इतना काम तुमको अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में करना है, बाकी की बातें करेंगे भाई बाद में। ओके जी, बाय बाय। और दशहरे की छुट्टी है या नहीं है वो मैं वहाँ पे बताता हूँ ज़रा। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, या चलो दशहरे की छुट्टी है।